सीधे रुक करेंगे राजस्थान के इन्वेस्टर समिट में। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। उतना ही बड़ा है। यहां के लोगों का परिश्रम, उनकी ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। आजादी के बाद की सरकारों की प्राथमिकता ना देश का विकास था और ना ही देश की विरासत। इसका बहुत बड़ा राजस्थान नुकसान उठा चुका है। लेकिन आज हमारी सरकार विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब एक और पहलू जुड़ चुका है। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है। बहुत ही कम समय में यहां भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है। कुछ ही दिन में राज्य सरकार अपने 1 साल भी पूरे करने जा रहा है। भजनलाल जी जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं, वो प्रशंसनीय है। गरीब कल्याण हो, किसान कल्याण हो, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हो, सड़क, बिजली, पानी के काम हो, राजस्थान में हर प्रकार के विकास, उससे जुड़े हुए सारे कार्य तेजी से हो रहे हैं। क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करने में जो तत्परता यहां सरकार दिखा रही है, उसे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है। साथियों, राजस्थान के राइज को और ज्यादा फील करने के लिए राजस्थान के रियल पोटेंशियल को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। राजस्थान के पास आधुनिक कनेक्टिविटी का नेटवर्क है। एक समृद्ध विरासत है, एक बहुत बड़ा लैंडमास है और बहुत ही समर्थ युवा शक्ति भी है। यानी रोड से लेकर रेलवे तक, हॉस्पिटैलिटी से हैंडीक्राफ्ट तक, फार्म से लेकर फोर्ट तक, राजस्थान के पास बहुत कुछ है। राजस्थान का ये सामर्थ्य राज्य को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। राजस्थान की एक और विशेषता है, राजस्थान में सीखने का गुण है, अपना सामर्थ्य बढ़ाने का गुण है और इसलिए तो अब यहां रेतीले धोरों में भी पेड़ फलों से लद रहे हैं। जैतून और जैट्रोपा की खेती का काम बढ़ रहा है।
जयपुर की ब्लू पॉटरी, प्रतापगढ़ की थेवा ज्वेलरी और भीलवाड़ा का टेक्सटाइल इनोवेशन, इनकी अलग ही शान है। मकराना के मार्बल और कोटा डोरिया की पूरी दुनिया में पहचान है। नागौर के पान मेथी की खुशबू भी निराली है। और आज की बीजेपी सरकार हर जिले के सामर्थ्य को पहचानते हुए काम कर रही है। साथियों, आप भी जानते हैं, भारत के खनिज भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। यहां जिंक, लेड, कॉपर, मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, पोटाश जैसे अनेक मिनरल्स के भंडार है। तो 10 सालों में भारत का निर्यात, भारत का जो एक्सपोर्ट है वो दोगुना हुआ है और ये बहुत बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ते कदम है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। आज फिर संसद में अडानी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ है। जी हां, संसद के अंदर और संसद के बाहर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। संसद के बाहर राहुल गांधी आज रिपोर्टर बन गए और दो सांसदों को मोदी अडानी का मास्क पहनाकर उनसे सवाल पूछे। ये देखिए, लातूर से कांग्रेस के जो सांसद है शिवाजी कलगे, उन्होंने मोदी वाला मास्क पहना हुआ था, जबकि मणिकम टैगोर को अडानी वाला मास्क पहनाकर राहुल गांधी ने रिपोर्टर बनकर उनसे सवाल पूछे। तो बड़ी खबर यह है कि अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी का यह अनोखा प्रदर्शन जो कि ध्यान आकर्षित करता हुआ नजर आया। कांग्रेस के दो सांसदों को मास्क पहनाकर सवाल जवाब किए गए। मणिकम टैगोर को अडानी का मुखौटा पहनाया गया। ये देखिए, आप देख रहे हैं, बड़ा सा मुखौटा अडानी का पहना हुआ है मणिकम टैगोर ने और शिवाजी कलगे ने प्रधानमंत्री का मुखौटा पहना हुआ है और दोनों कैसे हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। और फिर राहुल गांधी आते हैं और रिपोर्टर बनकर आते हैं और वो सवाल करते हैं मोदी और अडानी से। तो खाली जैकेट पहनकर हम दोनों भाई है सर। मैं जो भी बोलता हूँ क्या हो रहा है किस क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है भाई? बोलता हूँ क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ आप क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कुछ भी कोर्ट चाहिए या कोर्ट चाहिए। क्या कर रहे हो भाई? मोबाइल नीचे, मोबाइल थोड़ा नीचे। क्या आज डिसाइड कर रहे हैं हमारे लिए जो भी ये भाई होने तक मेरे लिए कोई ये पार्लियामेंट छोड़ देना भैया। देखते हैं आप तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? माइक लगा दो, थोड़ा नीचे कर लो यार, लगा दीजिए माइक यार। फ्यूचर आपका नीचे कर लो थोड़ा सा। हमारा पूरा सर थोड़ा अच्छा, पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ आप क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कुछ भी कोर्ट चाहिए या कोर्ट चाहिए। क्या कर रहे हो भाई? मोबाइल नीचे कर लो, मोबाइल प्लीज नीचे, मोबाइल नीचे, मोबाइल थोड़ा नीचे। क्या आज डिसाइड कर रहे हैं हमारे लिए जो भी ये भाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देना भैया। देखते हैं आप तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? माइक लगा दो, माइक थोड़ा नीचे कर लो यार, लगा दीजिए माइक यार। फ्यूचर आपका नीचे कर लो थोड़ा सा। हमारा पूरा सर थोड़ा अच्छा, पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में।
अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। तो राहुल गांधी को आपने सुना, उनके सवाल सुने, वो एक अलग भूमिका में आज नजर आए। संसद के बाहर, संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने इस तरह प्रदर्शन किया, तो संसद के अंदर भी खूब हंगामा हुआ है आज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप ये लगाया कि विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। लीडर ऑफ द अपोजिशन, ऑनरेबल, प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए साहब, मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी बार बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, ऑफ द हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए। मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है। अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया है तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर। जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं, तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। एक और लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया, तो राज्यसभा में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर खूब बरस गए। जयराम रमेश ने सवाल उठाए तो बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा दोनों की ओर। ओके जयराम जी। सर, जयराम रमेश, I have given floor to Jairam Ramesh. Sir, this is most unfair. I have given. Sir, this is most unfair. To Jairam Ramesh. Nothing else to go and record, Jairam. Sir, this is most unfair. You have rejected the notice, all notices. You want the business of the house. He is raising an issue which you have rejected. And it is very clear, it's very clear, this is all part of a game plan to raise this issue and have this entire house adjourned. Sir, please don't be party to this. Sir, you are the chairman. Don't be party to this. Sir, don't be party to this. You are the chairman. You are the protector. Don't become party to this. The house stands. Yes. सर, मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि आपने जो बात कही और जो आदरणीय प्रमोद जी ने बात कही, उसे ईमानदारी से स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु ये वचन के साथ आचरण में भी दिखना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि इनके लिए तो वो उक्ति लागू होती है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण से नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश दे रहे, परंतु स्वयं रिजेक्ट होने के बाद एक नहीं अनेक बार अनेक अवसरों के ऊपर अनेक संसद सत्रों में इस प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई है। धन्यवाद। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे जुड़ चुके हैं। आनंद, सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से एक बड़ी बात कही गई कि वचन के साथ आचरण भी दिखना चाहिए। इससे पहले भी लोकसभा स्पीकर से जब बातचीत हुई विपक्षी नेताओं की, तब कहा गया कि सदन चलने दिया जाएगा। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो जब सदन चलाने देंगे तब तो विपक्ष बोल पाएगा। हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है।
जी बिल्कुल, विपक्ष का ये आरोप है कि अडानी के मुद्दे पे सरकार जो है वो चर्चा से भाग रही है। लगातार जेपीसी की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर आकर अडानी वाले मुद्दे पर जवाब दे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि न तो चर्चा कराई जा रही सरकार की तरफ से और न ही प्रधानमंत्री आकर जवाब दे रहे हैं। और यही वजह है कि रोज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता जो है अलग अलग तरीकों से संसद के बाहर, संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन आपने देखा है कैसे राहुल गांधी की अगुवाई में, प्रियंका गांधी की अगुवाई में विपक्ष के सांसदों ने पूरा परिक्रमा लगाते हुए संसद की उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और ये नारे लगाए थे कि मोदी और अडानी एक है। अगले दिन मोदी और अडानी एक है कि मास्क पहनकर आए थे, विपक्ष के सांसद प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद जैकेट पहनकर आए थे जिसमें मोदी और अडानी एक है के नारे लिखे हुए थे। और आज उसी कड़ी में आज मुखौटा पहनकर आए थे। एक कांग्रेस के सांसद ने मोदी का मुखौटा पहना था, दूसरे ने अडानी का पहना था। और जो आपने पूरा जो वार्तालाप है दिखाया जिसमें राहुल गांधी उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो बेसिकली कांग्रेस की कोशिश ये है, ये बताने की कोशिश है कि जानबूझ के सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अडानी को बचाया जा रहा है। जाँच नहीं कराई जा रही है, जेपीसी नहीं कराई जा रही, चर्चा नहीं कराई जा रही, प्रधानमंत्री इस पर जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे। और यही वजह है कि बार बार इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। उनको लगता है कि अडानी जो है एक कमजोर नस है, एक कमजोर कड़ी है और उस पर जितना हिट किया जाएगा, जितना उसका नाम लिया जाएगा, उतना ही आवाज भी होगी, उतना ही कांग्रेस, उतना ही बीजेपी को, सरकार को दर्द भी होगा। यही वजह कि लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे को पकड़े हुए हैं और इस मुद्दे के चलते टीएमसी विपक्ष से दूर हो गई, उनके इन प्रदर्शनों में शामिल नहीं हो रही है। उसी तरह समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल नहीं हो रही। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, डीएमके हो, आरजेडी हो, वो लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर रोज संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं और जेपीसी की मांग कर रहे हैं और चर्चा की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ संसद का कामकाज भी ठप हुआ है क्योंकि कोई कार्यवाही चलने नहीं दी जा रही है। संसद के बाहर आज का राहुल गांधी का प्रदर्शन आपने देखा, संसद के भीतर भी विपक्षी नेता आवाज उठा रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मसले को समझाने के लिए आनंद प्रकाश पांडे, आपका शुक्रिया। आगे बात करते हैं किसानों की। जी हां, शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली जो याचिका है उसे खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल पूछा कि एक ही तरह की याचिका बार बार क्यों सामने आ रही है, ऐसी याचिकाओं से खराब संदेश जाता है समाज में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका को खारिज करते हुए, हमारे साथ पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया इस मसले पर याचिका को खारिज करते हुए? क्यों सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस पूरे मामले पर खराब मैसेज जाएगा? बिल्कुल निधि, देखिए इस मामले पर चूंकि पहले से याचिकाएं लंबित हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी किया था पंजाब और हरियाणा को, ताकि कोई उचित समाधान निकल सके। और इस पर हरियाणा और पंजाब सरकार की ओर से एक दूसरे से बातचीत भी की गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भी किया गया था और वो याचिकाएं पहले से लंबित हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक नई याचिका आती है जिसमें शंभू बॉर्डर में जो किसान बैठे हैं उनको हटाने की मांग की गई और उचित समाधान निकालने की मांग भी की गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार ऐसी याचिकाएं क्यों सामने आ रही हैं, इससे उचित संदेश नहीं जाता है, क्योंकि एक ही मामले पर बार बार और अलग अलग समय पर, जबकि 1 साल बीत चुका है और ये जो पुरानी याचिकाएं हैं वो काफी पहले फाइल हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में नई याचिका आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और उस याचिका को खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि ऐसी याचिकाओं को हम स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि पहले से कोई मामला लंबित हो और उसमें बाद में फिर से याचिकाएं दाखिल की जाने लगे। जी निधि, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष इस मसले को समझाने के लिए। शंभू बॉर्डर खाली करने को लेकर पीयूष जानकारी दे रहे थे। और पीयूष, एक सवाल और इसमें है, जो कि याचिका खारिज की गई है, किसानों को हटाने की मांग की गई है, इस याचिका को खारिज किया गया। पीयूष, इसमें सुप्रीम कोर्ट का आगे का रुख क्या होगा, क्योंकि अब किसानों की ओर से क्या कदम उठाया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो पहले से याचिकाएं लंबित हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट चूंकि सुनवाई कर रहा है और पंजाब हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को भी उसमें निर्देश जारी किया गया था और तीनों ही यानी कि दोनों राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इस पर अगर किसी समाधान या किसी नतीजे पर पहुंचती हैं तो तत्काल सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेंगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तीनों से हलफनामा भी तलब किया है। ऐसे में जब उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तब आगे अपना रुख तय करेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर किसानों के खिलाफ कोई सख्त आदेश नहीं जारी करना चाहता और ये स्पष्ट कर चुका है। ऐसी स्थिति में चूंकि ये एक अधिकार है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और ये भी सुझाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन्हें कहीं एक ऐसी स्थान पर ले जाया जाए जहां पर जो नेशनल हाईवे है वो बाधित नहीं हो। इसके बावजूद कोई जब उचित समाधान नहीं निकला तब फिर
केंद्र सरकार को इन्वॉल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बार फिर से बातचीत करने का निर्देश जारी किया था। ठीक, बड़ी बात है। पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मसले को समझाने के लिए। पीयूष बता रहे हैं अब इस पूरे मामले पर जो हलफनामा है, एफिडेविट है, वो जवाब स्वरूप देना होगा तीनों पक्षों की ओर से। आगे बढ़ते हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कल एक विवादित बयान दिया और इसके बाद सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने इल्तिजा मुफ्ती से माफी की मांग की है, विपक्ष ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए। सौभाग्य माने कि हिंदुइज्म सबको साथ लेने वाला है, नहीं तो आज नेहरू से लेके अभी तक जिस ढंग से मुसलमानों की गतिविधि है, पाकिस्तान अगर हुआ होता तो शायद इनको समझ में आ जाता कि किसको कहते हैं हिंदुइज्म। जिस तरह की बातें हो रही हैं देश में, जिस तरह से हिंदुत्व को लेके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और देख रहे हैं आपको हमारे संभल में क्या हो रहा है। मतलब लोग गिरफ्तार होते हैं तो जेल भेजे जाते हैं, यहाँ गिरफ्तार होकर पिटाई होती है तब जेल भेजे जाते हैं। तो दुखी लोग फिर कुछ भी कह सकते हैं, उसमें क्या बात। तो इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। अब आपको सुनवाते हैं इल्तिजा मुफ्ती ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद सियासत गर्म है। सुनिए इल्तिजा मुफ्ती को। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s, वेयर ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रेल टिकट बुकिंग करने वाली वेबसाइट डाउन हो गई है। जी हां, सर्वर डाउन हो गया है। आईआरसीटीसी का सर्वर डाउन होने से बहुत दिक्कतें हो रही हैं यात्रियों को। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लॉगिन करने में डाउन टाइम का मैसेज आ रहा है सामने। ऑनलाइन बुकिंग, कैंसिलेशन, तत्काल टिकट बुकिंग सेवा प्रभावित हुई है और सुबह 10 बजे से ये बंद बता रहा है। कुमार कुंदन और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या बताया जा रहा है, आखिर सर्वर क्यों डाउन हुआ? देखिए, अभी आईआरसीटीसी की तरफ से बताया जा रहा है उसके हिसाब से कुछ टेक्निकल ग्लिच आई है जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है, और सुबह 10 बजे से ये बंद हुआ है। और बताया जा रहा है कि अभी 1 घंटे और इंतजार करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट से रेलवे टिकट और विमान यात्रियों तक के भी टिकट कटते हैं, और कल 12.5 लाख टिकट जो है उससे काटा जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या इससे जुड़ी हुई है, और जिस हिसाब से टेक्निकल ग्लिच की बात बताई जा रही है। कुमार, नजर बना के रखिए, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन जो डाउन टाइम है वो दिखा रहा है मैसेज में। ये देखिए, आप देख रहे हैं जब भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जा रहे हैं, लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आईआरसीटी की वेबसाइट में सहयोग मिलता है, जिसमें कैंसिलेशन होता है, तत्काल टिकट होती है। इसमें सब में सर्वर डाउन बताया जा रहा है। सुबह 10 बजे से डाउन बताया जा रहा है। अचानक से कुछ तकनीकी खराबी आई और उसके बाद सर्वर डाउन हो गया। रेल टिकट बुकिंग तक नहीं हो पा रही है। और कुमार कुंदन हमारे साथ फिर एक बार जुड़ गए हैं। कुमार, अभी क्या बताया जा रहा है, क्या अब पॉसिबल है कि ये ठीक हो जाए? वेबसाइट डाउन टाइम अभी भी शो कर रहा है क्या? अभी भी शो कर रहा है, और बताया जा रहा है निधि कि 1 घंटे और लग सकते हैं आईआरसीटीसी की तरफ से। हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है, ऑफ रिकॉर्ड बताया गया है कि 1 घंटे और लग सकते हैं। गौरतलब है कि लगभग 12.5 लाख टिकट हर रोज आईआरसीटीसी से कटते हैं, चाहे वो रेलवे के हो या फिर ट्रेन के हो या फिर यात्री की विमान के हो। और इसके अलावा होटल की बुकिंग्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस लिहाज से एक बड़ी आबादी इससे जुड़ी हुई है।
और पिछले 3 से 4 घंटे में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है उसके बाद से इस ग्लिच को कम करने की और ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि 1 बजे के बाद क्या स्थिति बन पाती है। विधि बिल्कुल देखना होगा कि 1 बजे के बाद क्या ये परिस्थिति सुधर पाती है, क्या ये डाउन टाइम जो शो कर रहा है वो खत्म हो पाता है, सर्वर ठीक से काम करता है। अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल तकनीकी तौर पर जो सभी लोग हैं वो लगे हुए हैं IRCTC की इस वेबसाइट को ठीक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। संभल जामा मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट में फिर देरी हो रही है। जी हां, कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत का हवाला दिया है। कोर्ट कमिश्नर ने 15 दिनों का वक्त मांगा है। रिपोर्ट लगभग तैयार है और ये अंतिम चरण में भी है। कोर्ट कमिश्नर का कहना है कोर्ट ने 9 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसमें और देरी हो रही है। अब क्यों देरी हो रही है, इसके लिए हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ विपिन चौबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विपिन, आखिर क्या वजह बताई जा रही है? रिपोर्ट जब पूरी तरह से तैयार है, अंतिम फेज में पहुंच चुकी है, तो किस वजह से देरी हो रही है? देखिए, ये दूसरा मौका है जब डेट दी गई लेकिन इस डेट पर रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। और इस बार कारण ये बताया गया कि जो कोर्ट के द्वारा नियुक्त कमिश्नर हैं रमेश राघव, उनकी तबीयत खराब है और ब्लड प्रेशर उनका बहुत ज्यादा हाई है। और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए आज कोर्ट में उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आज उन्हें अनुमति दे दी जाए कि आज वो पेश नहीं कर सकते हैं और अगली तारीख दी जाए। हालांकि जो इस पूरे मामले में रमेश राघव हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, सिर्फ हमें फाइनल फाइंडिंग्स बनानी है और उसके बाद हम कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश कर देंगे। तो माना जा रहा है कि जवाब कोर्ट में दाखिल हो जाएगा और कोर्ट एक नई तारीख देगी जिसमें संभवतः 1 हफ्ते के वक्त मिलने की संभावना है। जी, संभवतः ये जानकारी दे रहे हैं विपिन कि 1 हफ्ते में ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी। वक्त मांगा गया है, तबीयत ठीक नहीं है कोर्ट कमिश्नर की, इस वजह से ये रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका जानकारी देने के लिए। बात सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट की। जी हाँ, तख्ता पलट के बाद असद की दौलत को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। असद के अकूत खजाने का राज क्या है? आखिर असद के पास कुल कितनी दौलत है? क्यों ये कहा जा रहा है कि असद के पास जितनी दौलत है उतनी दौलत दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है? सीरिया में ये क्यों कहा जाता है कि असद की पत्नी ने अपने पति की छवि को बदलने में अहम भूमिका निभाई? इस वक्त कहां है असद की पत्नी? असद के परिवार पर क्यों उठते रहे हैं सवाल? एक डॉक्टर कैसे बन गया सीरिया का राष्ट्रपति? देखिए इस खास रिपोर्ट में। कभी सीरिया में जिसके परिवार का सिक्का चलता था, जिसके परिवार ने 50 साल से ज्यादा समय तक सीरिया पर राज किया, उसकी सत्ता अब छिन चुकी है। तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति बशर सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। असद की सत्ता खत्म होने के बाद दमिश्क में प्रेसिडेंशियल पैलेस में विद्रोही घुस गए और उनके हाथ में जो लगा उसे लूट कर वो भागने लगे। तख्ता पलट से पहले पूरे सीरिया में बशर के परिवार, उनके रसूख और उनकी दौलत को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। दौलत के मामले में अच्छी शख्सियतें बशर से पीछे हैं। बशर की अकूत दौलत को लेकर कई तरह की कहानियां मशहूर हैं। माना जाता है कि असद के परिवार की कुल संपत्ति $120 बिलियन तक हो सकती है। असद का परिवार सीरिया की अर्थव्यवस्था के करीब 60 से 70% हिस्से को नियंत्रित करता था। असद परिवार के पास रियल एस्टेट, प्राकृतिक संसाधन, कला और आभूषण का विशाल पोर्टफोलियो है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैप्टागॉन नाम की एक गोली ने भी असद परिवार को खूब मालामाल किया। इस गोली से सिर्फ एक साल में करीब 4,81,199 करोड़ रुपए की कमाई हुई। असल में यह गोली कोई साधारण गोली नहीं है, बल्कि एक ड्रग है जिसका इस्तेमाल पहले तो डिप्रेशन के इलाज के तौर पर किया जाता था, लेकिन अब उसे नशे के तौर पर सीरिया में लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सीरिया सरकार ने कई बार इस ड्रग यानी कैप्टागॉन के उत्पादन से असद परिवार के जुड़े होने की खबरों को नकारा है। बशर राष्ट्रपति बनने से पहले सेना में भी रह चुके थे। उन्होंने 1998 में लेबनान फाइल की अगुवाई की थी और लेबनान में सत्ता परिवर्तन में बड़ी भूमिका भी निभाई थी। सीरियाई सेना के कमांडर इन चीफ होने के बावजूद बशर कभी भी सेना की वर्दी में नहीं दिखे। वो हमेशा ही एक बिजनेसमैन की तरह सूट में दिखते थे। उन्होंने साल 2000 में ब्रिटिश नागरिक अज़मा अखरास से शादी की। अपनी पत्नी अज़मा से बशर लंदन में उस समय मिले थे जब वो वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। बाद में उन्होंने उनसे शादी कर ली। बशर की पत्नी अज़मा अखरास ने लंदन में
कंप्यूटर साइंस और फ्रेंच लिटरेचर में डिग्री हासिल कर रखी है। बशर से शादी से पहले वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करती थी। माना जाता है कि उन्होंने बशर की छवि को एक उदारवादी सुधारक के रूप में आकार देने में अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि सीरिया की सरकार में असद ही नहीं बल्कि परिवार के कई लोगों का प्रभुत्व था। जानकारी के मुताबिक बशर का एक इंटरनल सर्कल था जो सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। इस सर्कल में उनके परिवार के करीबी सदस्य शामिल थे। पत्नी के अलावा इसमें बशर की मां, भाई और बहन भी शामिल थे। बशर के बारे में माना जाता है कि राजनीति में आने से पहले वो एक गैर सियासी व्यक्ति थे। संयोग से उन्हें अपने परिवार की राजनीतिक विरासत संभालनी पड़ी। बशर बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, जिनकी राजनीति और सेना में रुचि नहीं थी। असद ने दमिश्क यूनिवर्सिटी से मेडिकल में स्नातक की पढ़ाई की थी और सेना में डॉक्टर थे। इसके अलावा असद ने लंदन में एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया था। अशर के पिता उनके बड़े भाई बासेल को भविष्य में सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन कार दुर्घटना में उनकी मौत के बाद सीरियाई सेना ने असद को लंदन से वापस बुला लिया। इसके बाद बशर के पिता ने उन्हें असद वंश का वारिस बनाने का फैसला लिया। साल 2000 में बशर ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और नया राजनीतिक सुर अपनाया। राष्ट्रपति रहते हुए 2011 में बशर का सीरिया में ही विद्रोह इतना बढ़ गया कि सेना को उसे कुचलना पड़ा। तब से बशर की छवि एक तानाशाह की बन गई और उनके विद्रोहियों की संख्या लगातार बढ़ती रही। फिर सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत भी हो गई। अपने खिलाफ विद्रोह को बशर हमेशा ही विदेशी साजिश कहते रहे। इस बीच उन्होंने रूस और ईरान से नजदीकियां बढ़ाई, लेकिन आखिरकार उन्हें विद्रोहियों के आगे घुटने टेकने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और बशर अल असद कोई पहले शासक नहीं है जिनका इस तरह पतन हुआ हो। इतिहास में क्रूर तानाशाहों की लंबी फेहरिस्त रही है। वैसे तो तानाशाही की अवधारणा सत्ता में बने रहने के लिए बल प्रयोग और राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न प्राचीन रोमन सभ्यता से ही चला आ रहा है, लेकिन आधुनिक इतिहास के तानाशाहों ने इसे क्रूरता का पर्याय बना दिया। इस रिपोर्ट में आपको आधुनिक इतिहास के कुछ तानाशाहों के बारे में बताते हैं जिनका अंजाम उसी खूनी तरीके से हुआ जिसका वो अपने शासनकाल में पर्याय बन गए थे। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी। बेनितो मुसोलिनी, इटली। जोसेफ स्टॉलिन, रूस। ईदी अमीन, युगांडा। सद्दाम हुसैन, इराक। और मुअम्मर अल गद्दाफी, लीबिया। दुनिया में जब जब तानाशाहों का जिक्र चलता है तो सबसे पहले यही नाम सामने आते हैं। यही क्रूर चेहरे लोगों के जहन में उतर जाते हैं। ऐसे में जब सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ तो एक बार फिर से ये नाम चर्चा में है। हम एक एक कर आपको इनके खूनी इतिहास का सच और उसका अंजाम बताते हैं। तानाशाहों की बात हो तो सबसे पहले दिमाग में नाम हिटलर का ही आता है। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को 1930 के दशक में सत्ता मिली थी, जो मानव इतिहास में सबसे बड़ी क्रूरताओं के लिए जिम्मेदार था। हिटलर की विदेश नीतियों के चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें 5 से 7 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही उसने लगभग 1.1 करोड़ लोगों को नस्लीय आधार पर व्यवस्थित हत्या का आदेश दिया, जिनमें 60 लाख लोग यहूदी थे। उसने दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद सोवियत रेड आर्मी की गिरफ्त में आने से बचने के लिए 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। हिटलर के बाद दूसरा नाम बेनितो मुसोलिनी का आता है। वो इटली के सबसे विवादास्पद तानाशाहों में एक था। हिटलर और मुसोलिनी दोनों एक ही दौर के तानाशाह रहे। इटली में फासिस्ट संगठन की स्थापना करने वाले मुसोलिनी को 1922 में प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो 1943 में अपने पतन तक इटली का तानाशाह रहा।
मुसोलिनी का कार्यकाल क्रूर दमन, राजनीतिक शुद्धिकरण और विनाशकारी विदेश नीति से प्रभावित रहा, जो अंततः उसके पतन का कारण बनी। 28 अप्रैल 1945 को स्विट्जरलैंड भागते वक्त मुसोलिनी को पकड़कर मार डाला गया। इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी की हत्या दुनिया भर में विवाद का विषय रही है। तानाशाहों की फेहरिस्त में तीसरा नाम जोसेफ स्टालिन का है। जॉर्जिया में जन्मे सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन साल 1924 में लेनिन की मौत के बाद सत्ता में आया था। स्टालिन एक सनकी व्यक्ति था जिसने अपनी राजनीतिक शत्रुओं के साथ साथ संदिग्ध विपक्षियों को भी क्रूरता से दबा दिया। माना जाता है कि स्टालिन के शासनकाल में करीब 1.4 से 2 करोड़ लोगों की मौत दंड श्रम शिविरों में या 1930 के दशक में हुए ग्रेट पर्स के दौरान हुई थी। इसी दौरान लाखों लोग निर्वासित कर दिए गए थे। साल 1936 में 13 रूसी नेताओं पर स्टालिन को मारने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। जोसेफ स्टालिन की गिनती दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाहों में होती है। उन्होंने 31 वर्षों तक सोवियत संघ पर शासन किया। युगांडा के तीसरे राष्ट्रपति का चेहरा उसकी क्रूरता की कहानी बयां करता है। उसके शासनकाल में प्रताड़ना, मृत्युदंड, भ्रष्टाचार और जातीय उत्पीड़न चरम पर पहुंच गया था। वो 1972 से 1989 तक सत्ता में रहा। ईदी अमीन करीब 2.5 लाख लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। उसके शासन के आतंक के परिणाम स्वरूप इतने लोगों की मौत हुई। कहा जाता है कि इसे लाशों से बात करने, खून पीने और इंसानों का गोश्त खाने का शौक था। ईदी अमीन ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा बल्कि उनके शवों के साथ बर्बरता भी की। कई शवों के गुर्दे और लिवर निकलवाए, तो किसी के होंठ, तो किसी की नाक तक कटवाई। तंजानिया के खिलाफ हार के बाद वो देश छोड़कर भाग गया था। पहले वो लीबिया और फिर सऊदी अरब में रहा। साल 2003 में उसकी मौत हो गई। ये चेहरा दुनिया का बच्चा बच्चा पहचानता होगा। नाम है सद्दाम हुसैन। तानाशाहों की चर्चा चले और सद्दाम हुसैन का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन 1979 में सत्ता में आया था। उसे करीब 5 से 10 लाख लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इनमें कुर्द समुदाय के लोगों की संख्या करीब 70,000 से 3 लाख तक मानी जाती है। 2003 में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की अगुवाई में बने गठबंधन के दखल के बाद सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। साल 2006 में उसे 1980 की शुरुआत के 148 शिया मुसलमानों की मौत के मामले में दोषी करार दिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उसे 30 दिसंबर 2006 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और हमारी लिस्ट के अंत में नाम आता है लीबिया के तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी का। 27 साल की उम्र में तख्ता पलट करने वाले इस क्रूर कर्नल ने 42 साल तक लीबिया पर बलपूर्वक राज किया। 7 जून 1942 को लीबिया के सिरते शहर में जन्मा गद्दाफी हमेशा से अरब राष्ट्रवाद प्रभावित रहा और मिस्र के नेता गमाल अब्देल नासर का प्रशंसक था। 1 सितंबर 1969 को विद्रोहियों के साथ मिलकर उसने लीबिया में तख्ता पलट किया था। इतना ही नहीं, लीबिया से मदद पा रहे अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य ठिकानों को बंद करने का हुक्म दिया। दिसंबर 1969 में जब राजनीतिक विरोधियों ने गद्दाफी की सत्ता को हथियाने की कोशिश की तो उसने एक एक करके उन सभी की हत्या करवा दी। लीबिया से पहले इटली के नागरिकों को निकाला, फिर यहूदी समुदाय के लोगों को बाहर किया, फिर विरोध करने वालों को सरेआम फांसी देना शुरू कर दी। 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी को उसके गृहनगर सिरते में मार गिराया गया। हालांकि मौत कैसे हुई, इस पर संशय बना रहा। कुछ का कहना था कि मौत नेटो के हवाई हमले में हुई, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि विद्रोहियों ने मार गिराया। हालांकि आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और आइए अब बात करते हैं उस रिहाई की दास्तां की जो 44 साल बाद हुई है। सीरिया में एक पायलट को 44 साल पहले कैदखाने में डाल दिया गया था। ये पायलट जब कैदखाने से बाहर आया तो सुर्खियां बन गया।
जब गिरफ्तार हुए थे तो 27 साल के थे, यानी जवान, और जब जेल से रिहा हुए तो बूढ़ा हो गए। कैद खाने से आजादी के वक्त ये अब 71 साल के हैं। 1980 में गिरफ्तारी हुई और 44 साल बाद 2024 में जेल से रिहाई, यानी जेल की कोठरी में ही पूरी उम्र ढल गई। ये हैरान और परेशान कर देने वाली बड़ी लंबी रिहाई जो सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुई है। रिहा होने वाले कैदी का नाम है रागिद अहमद अल ततारी। रागिद अहमद अहम सीरियाई एयरफोर्स में पायलट थे। 1980 में सीरिया में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद का शासन था। तब पायलट रागिद अहमद से सीरिया के लोगों पर बमबारी करने के लिए कहा गया था, लेकिन रागिद अहमद ने अपने ही लोगों पर बम वर्षा करने से मना कर दिया। इसी बात से क्रोधित हाफिज हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल की कोठरी में डाल दिया था। अब 44 साल बाद जब सीरिया में असद का तख्ता पलट हुआ तो विद्रोहियों ने जेल का ताला तोड़ दिया। इसी के साथ रागिद अहमद भी 44 साल की कैद से आजाद हो गए। विद्रोहियों ने जिन भी शहरों पर कब्जा किया, वहां के जेलों के दरवाजों को खोलकर उन लोगों को रिहा कर दिया गया जिन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। सालों से सीखचों के पीछे कैद बड़े, बूढ़े और महिलाएं आजाद हुए तो खुद को जश्न मनाने से रोक नहीं सके। जेल से बाहर आए लोग न सिर्फ अपनी आजादी का बल्कि असद राज के खात्मे का भी जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दिल्ली से आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई। चुनावों के मद्देनजर मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है। पटपरगंज नहीं, अब जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे। और जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या वजह रही कि ये सरप्राइजिंग रहा कि मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है? पटपरगंज के लोग उनको पसंद करते थे, ये बात निकलकर सामने भी आई, लेकिन अब चुनावों में मनीष सिसोदिया जंगपुरा से लड़ेंगे चुनाव। बिल्कुल, देखिए TV9 भारतवर्ष की खबर पे मोहर लगी है। TV9 भारतवर्ष ने सुबह ही बता दिया था कि मनीष सिसोदिया पटपरगंज नहीं बल्कि जंगपुरा से लड़ेंगे। और देखिए, सबके मन में सवाल था कि आखिर उन्होंने पटपरगंज सीट क्यों छोड़ी। तो आपको बता दें कि अवध ओझा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्हें आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया ही लेकर के आए हैं। और ऐसे में क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उनका जुड़ाव रहा, मनीष सिसोदिया खुद जो है शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो उनको कोई सीट देनी थी, तो मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट जो है वो अवध ओझा को दी है और वो खुद उन्होंने तय किया है कि वो जंगपुरा सीट से लड़ेंगे। तो सस्पेंस खत्म हो गया। TV9 भारतवर्ष की जो खबर थी उस पर मोहर लग गई है। ना सिर्फ ये, बल्कि देखिए जिस तरीके से जो राजकुमार आनंद छोड़ के गए थे पटेल नगर, उनकी जगह जो बीजेपी से आए थे उनको भी टिकट दे दी गई है। वहीं पर दिलीप पांडे तिवारपुर से, उनकी जगह जो है अब बिट्टू को टिकट दी गई है और कुछ चीजें चेंज भी की गई है। देवली से प्रकाश जरवाल जो थे उनको टिकट काट दिया गया है, बल्कि वहां से प्रेम चौहान जो कि MCD काउंसलर थे आम आदमी पार्टी के ही, उनको टिकट दिया गया है। ऐसी राखी बिरलान का जो टिकट है मंगोलपुर से वो चेंज किया गया है। तो बड़े परिवर्तन जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं। पहली लिस्ट में 11 और दूसरी लिस्ट में 20, यानी कि अभी तक 31 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सके हैं। लेकिन सबसे बड़ा कोई ट्विस्ट है, सबसे बड़ी खबर है, तो खबर यही है कि मनीष सिसोदिया जो है, जहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं, वहां की जगह वो लड़ रहे हैं जंगपुरा से। और अवध ओझा जिनको खुद लेकर के आए थे पार्टी में, अपनी सीट जो है मनीष सिसोदिया ने उनको दी है। बिल्कुल, शिक्षा में क्रांति लाने के लिए मनीष सिसोदिया ने खुद अवध ओझा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर जिनकी अभी एंट्री हुई है, उनको ये सीट दी है। और TV9 भारतवर्ष की खबर पर मोहर लगी है। हमने पहले आपको ये जानकारी दी थी। ये देखिए, 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इससे पहले 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी और कुल मिलाकर अब तक आम आदमी पार्टी 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुका है। देखिए, नरेला से आपको बता रहे हैं, ये इसमें 20 उम्मीदवारों के सूची में नाम है। आपको बता दें, नरेला से दिनेश भारद्वाज, तीमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, मुंडका से जसबीर कराला और मंगोलपुरी से राकेश जाटव, धर्मरक्षक, रोहिणी से प्रदीप मित्तल, चांदनी चौक से पुनारदीप सिंह सुहाने, पटेल नगर से सर्वेश रतन, मधीपुर से राखी बिरलान, जनकपुरी से आपको बता दें प्रवीण कुमार, बिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज, पालम से जोगेंद्र सोलंकी और
जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, सबसे आखिरी नाम इस लिस्ट में आप देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया का नाम है, जो कि सबसे बड़ा ट्विस्ट है आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में। शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए।